नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमर उजाला डिजिटल की खास सीरीज लेखक और लेखनी में। कहते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं, लेकिन उनके मन को समझना उतना ही मुश्किल है। हमारे साथ जो आज राइटर हैं, उन्होंने बाल मन को न केवल समझा बल्कि अपनी लेखनी में बहुत ही सरल माध्यम से उतारा। हमारे साथ हैं बाल साहित्यकार और कहानीकार रत्ना मनूचा जी। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। Thank you, Alka ji, and thank you to Amar Ujala for having me here today. I think it will be an exciting conversation. तो मैं काफ़ी excited हूँ इसके बारे में। जी बिल्कुल। आप चाइल्ड राइटिंग करती हैं, बच्चों के ऊपर लिखती हैं किताबें। आपने 34 किताबें अभी तक लिखी हैं, जिसमें कुछ टीनेजर्स पर भी हैं, कुछ अलग अलग विषयों पर हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी हैं। तो ये जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई? आप जर्नी के बारे में अगर बात कर रहे हो तो राइटिंग तो मैंने शुरू से ही किया है, बिकॉज ग्रोइंग अप एज अ यंग गर्ल मैं रीडिंग में बहुत शौक रखती थी। तो आई थिंक जाहिर है जब आप बहुत पढ़ते हो तो आप डे ड्रीमिंग भी बहुत करते हो। फिर जब आप डे ड्रीमिंग भी बहुत करते हो तो वो शब्दों में कहीं ना कहीं दिखता है। हाँ, लिखने आना। सो अब इंग्लिश में जब हम स्कूल में थे तो हम लिखते भी बहुत थे, एसेज बहुत लिखते थे। फिर टीचर्स बहुत प्रेज करने लगी, तो जाहिर है वो ऑटोमेटिकली राइटिंग वॉज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। राइटिंग के बिना आई डोंट थिंक कि मैं अपनी ज़िंदगी को कभी सोच भी सकती हूँ। अगर 10-12 दिन मैं लिखूँ ना तो मेरे को कुछ होने लगता है। तो लिखना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। एंड शुरुआत स्कूल से हुई। फिर शादी बहुत जल्दी हो गई थी, आर्मी ऑफिसर के साथ शादी हुई। तो जब भी हम जहाँ भी पोस्टेड थे तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ लिख ही रही थी वहाँ पे भी। तो वहाँ का लोकल पेपर, वहाँ का सैटरडे इश्यूज़, जो सैटरडे मैगज़ीन आती थी किसी भी स्टेशन में, तो आई यूज़ टू राइट बच्चों के लिए। पोइट्री लिख दी, कुछ भी लिख दिया, वो चल रहा था। एंड ऑल इंडिया रेडियो में मैंने काम किया 3 स्टेट्स में। उनका वेस्टर्न म्यूज़िक सेक्शन के लिए हम लिखते थे। फिर टॉक शोज़ होते थे उनके, जहाँ 5-5 मिनट के लिए वो टॉपिक देते थे कि आप 5 मिनट लिखो इनके और पढ़ो उसके। वो भी लिखा। तो पैरेलली बच्चों का राइटिंग चल ही रहा था और पैरेलली अडल्ट्स का भी साथ साथ चल ही रहा था। तो राइटिंग इज़ व्हाट आई एम, आई थिंक। तो अगर आपने कहा कि आपका बचपन से ही शौक था, तो बच्चों के बारे में लिखने का आपको कैसे लगा कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए लिखने के? आई थिंक अगर आप उम्र से ना जाओ तो आपको मेरे अंदर भी अभी वो छोटी सी लड़की है। मैं ज़्यादा बड़ी नहीं हुई अंदर से, फिज़िकली हो गई हूँ, बट मेंटली आई एम स्टिल छोटी सी वो लड़की जो थी, जो सपनों में विश्वास करती है, जो और बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। तो जब मैं देहरादून आई 1996 में, मेरे हस्बैंड अंगोला ले गए थे पलटन को अपनी यूनाइटेड नेशंस मिशन पे। तो मैं देहरादून वापस आ गई, बिकॉज़ मैं देहरादून की ही हूँ, पली बड़ी इधर ही हूँ। तो मैं वापस आ गई अपनी मम्मी के पास। 2 बच्चे थे मेरे पास और हमने स्कूल खोला। मैंने स्कूल खोला एंड इट वाज लिटिल फ्लावर स्कूल, ग्रेड 5 तक था। बाद में बहुत अच्छा चला, बिकॉज़ मेरे को बच्चों से प्यार था। स्कूल खोला। अब जब स्कूल खोला तो बच्चों के साथ और भी घुल मिल गई। एंड आई यूज़ टू सी के उनकी परेशानियाँ, उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स, उनको स्कूल में पढ़ाई में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, सब कुछ मैं देख रही होती थी। बिकॉज मेरा ऑफिस बिल्कुल सेंट्रल था, स्कूल के इर्द गिर्द मेरा ऑफिस था, तो मेरे को सब कुछ पता था क्या हो रहा है। आई वॉज वेरी इन्वॉल्व्ड। तो इसीलिए बच्चों की राइटिंग बहुत ज़ोरों शोरों से शुरू हो गई। एंड इन फैक्ट टू सच एन एक्सटेंट के ये जो मेरी बुक है, ये फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स है। कैन आई शो दिस? जी। दिस इज़ माई फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स। ये मैंने लिखी थी बिकॉज मेरा ऑफिस प्ले ग्रुप क्लास के बाहर था और ये छोटे छोटे बच्चे सीख रहे हैं जैक एंड जिल, हम्टी डम्टी। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या सीख रहे हैं। वो इंग्लिश रट रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, ना टीचर समझा पा रही है। तो मेरे को बड़ी तकलीफ होती थी सुन के। तो ऐसे जो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बातें करते हैं, जो हम इनको सिलेबस सिखा रहे हैं, उसके बारे में हम क्यों ना लिखें। तो सबसे पहले तो फिर मैंने आई थिंक नहीं, पहली बुक तो ये नहीं है, पहली तो ये है, बट ये मेरे दिल के बहुत करीब है। बिकॉज ये मैंने 3-4 साल के बच्चों के लिए लिखी थी और ये बहुत पॉपुलर हुई थी बच्चों के लिए। तो इसमें से कोई पोएम कोई आप सुना दें? सुना दें जी।
जस्ट टू गेट एन आइडिया कि मतलब बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या समझते हैं वो। जी जैसे हम मंकी की बात करते हैं, हम उनको सिखाते हैं कि मंकी ट्रीज पे रहता जी। है, मंकी क्या खाता है, केला खाता है। जी। उसी को मैंने पोएम में बना दिया, तो उसका सिलेबस भी आ गया और उसने पोएम भी सीख ली। द मंकी जम्प्स फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, ही इज़ अ नॉटी फेलो, he plays with all his monkey friends and eats bananas ripe and yellow. सो उसको कलर भी सिखा दिया। जी। सो यू नो जस्ट वन एग्जाम्पल के कैसे, तो ये पोएम बुक मैंने बच्चों के लिए बनाई थी और सिखाया भी हमने। इनफैक्ट काफ़ी स्कूलों ने उस टाइम लगाई भी थी ये शुरू में। एंड देन आपने मेरे से पूछा कि शुरुआत कैसे हुई। जी एक्चुअल शुरुआत इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो जब स्कूल स्टार्ट किया तो ये पब्लिशर्स, ये बुक सेलर्स आते हैं कि हमारी बुक लगाओ, हमारी बुक लगाओ। सो वन डे ये आया मेरे पास अपनी इंग्लिश की किताबें, ग्रामर की किताबें लेके। और मेरा ये मानना है कि चाहे इंग्लिश हो चाहे कोई भी भाषा हो, मतलब अगर आप ग्रामर सिखा रहे हो किसी भी भाषा की, उसको सही तरीके से सिखाओ। तो अपनी किताबें दे गया, मैं उनको देख रही थी और मुझे उसमें कुछ समझ नहीं आया, मतलब बहुत ही गंदी किताबें बनी हुई थी। तो अगले दिन जब आया, मैम मेरी किताब कैसी लगी? मैंने कहा बकवास है, तुमको तो देनी नहीं चाहिए स्कूल में, बच्चों को तुम गलत सिखाओगे, तुमने कैसे दे दी? तो मैंने सारी ना गलतियां रेड पेन से मार्क की हुई थी किताब में, बिकॉज आई वॉज वेरी अपसेट कि तुम कैसे स्कूल में दे सकते हो ग्रामर, बिकॉज लैंग्वेज कोई भी, सब आप चाहे संस्कृत भी कर लो, ग्रामर तो आपको पहले से ही सीखनी है। तो पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने जाके अपने पब्लिशर को बुलाया, पब्लिशर वाराणसी से देहरादून आया। तब मेरे को उन्होंने कमीशन किया था फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट लॉट ऑफ बुक्स जो मेरी छपी थी, ये इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन बुक 1, 2 and 3 जी ये छपी थी। और ये बहुत चली। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे को लिटरेचर बुक्स लिखवाई, तो इससे मेरी कहानी चली। उसके बाद फिर शॉर्ट स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, ये जो किताबें लिखी थी शॉर्ट स्टोरीज, ये वाली पब्लिशर्स ने भी बहुत अच्छी बनाई थी। ये दिल्ली की HRD मिनिस्ट्री ने खरीदी थी अपने स्कूल्स के लिए, बहुत सारी कॉपीज गई थी, मुझे याद है उस टाइम मेरे से कुछ इन्होंने फॉर्म भरवाया था कि HRD मिनिस्ट्री ले रही है। सो ऐसे चला। तो आपने बच्चों की परेशानियों को समझा और फिर उसके बारे में लिखना शुरू किया। आपको क्या क्या चैलेंजेस लगे लिखते समय कि मैं कितनी आसान भाषा में या कितने आसान तरीके से समझा पाऊँ कि बच्चों को जो आप बताना चाहती हैं वो एकदम से समझ आ जाए किताब पढ़ते ही? पहली बात, लोग समझते होंगे कि राइटिंग फॉर चिल्ड्रन इज़ ईजी, बहुत आसान है। आसान नहीं है। जितना छोटा बच्चा उतनी ही मुश्किल, हाँ, लिखना, बिकॉज बच्चों के लेवल पे आना। हालांकि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, तो आप जो मतलब आपको भी मूव करना है विद द टाइम्स, तो आपकी पूरी लिखने का तरीका, सोचने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। आपने किताबों की बात की बच्चों की, कि उसमें जो पोएम्स की अगर हम बात करें तो पुरानी पोएम्स जो हमने भी पढ़ी होंगी वही सब आज तक भी चलती आ रही हैं, हम्टी डम्टी से लेके और भी बहुत सारी पोएम्स हैं जो पहले भी थी और अब भी बच्चों के सिलेबस में है। तो आपको क्या लगता है कि और क्या बदलाव होने की ज़रूरत है कि बच्चा, ज़माना बदल रहा है तो बच्चों को भी नई नई चीज़ें मिलनी चाहिए? तो वही तो मेरे को, मैं कह रही हूँ कि ये जो नर्सरी राइम्स हैं जो हमारी आई थिंक दादा नाना नानी ने सबने पढ़ी हैं, फिर हमारे पेरेंट्स ने की हैं, हमने की, अब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो ही राइम्स चल रही हैं, कुछ नहीं बदला। नाउ द थिंग इज़ कि ये जो राइम्स हैं ये एक्चुअली नर्सरी राइम्स नहीं थी। दीज वर ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर। ये जैसे हम्टी डम्टी वॉज अ कैनन, ये हिडन मैसेजेस लोग भेजते थे एक दूसरे को राइम्स के थ्रू। तो अगर आप इनकी हिस्ट्री पढ़ें, ये नर्सरी राइम्स बच्चों के लिए नहीं लिखी गई हैं, ये हैं मैसेजेस इंग्लिश सिविल वॉर के बारे में। अब इसमें कुछ अच्छा है भी नहीं। अगर आप उसमें पूछो तो देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिव कॉनिटेशन इसमें, इन राइम्स में। यही सोच के मैंने ये सब लिखा था। अब जैसे इसमें एक, इसी बुक में एक और है, जैसे बच्चा शार्पनर और पेंसिल रोज घर स्कूल लेके आता है, और वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, नई पेंसिल, एक शार्पनर, रबर, है ना। तो आई सेड, उसके ऊपर एक मैंने इसी किताब में लिखा है, द शार्पनर एंड द पेंसिल हैड एन ऑफुल फाइट, सेट द पेंसिल टू द शार्पनर, यू आर ऑलवेज रेडी टू बाइट बिकॉज द शार्पनर इज बाइटिंग द पेंसिल। सो दीज जब मैंने ये लिखे तो बच्चे
सीखने भी लगे, नहीं सब सीख रहे थे, बहुत अच्छा सीखा इन्होंने। तो आई डोंट नो ये लोग क्यों नहीं इस पे गौर करते कि ये नर्सरी राइम्स बदलनी चाहिए। टाइम आ गया है थोड़ा अपने, या तो अपने कल्चर के बारे में या अपने इंडियन संस्कृति के बारे में कुछ भी राइम बनाओ, बट जो 3 साल 4 साल का बच्चा समझ पाए, ना कि पुराना वो ब्रिटिश जो चल रहा है हम वही करी जा रहे हैं, हाँ। वही करे जा रहे हैं। तो अभी हम देखें तो जिस तरह से अब मतलब टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, बच्चे मोबाइल की तरफ भी जा रहे हैं, वहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें बच्चे देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। तो ऐसे में बुक्स की तरफ बच्चों को आकर्षित करना कितना चैलेंजिंग लगता है आपको? मेन चीज़ मैं बोलूँगी कि यू हैव टू बी अ रीडर फर्स्ट, देन ओनली आप अपने बच्चे को उसमें डेवलप कर सकते हो, उस हैबिट में। आप खुद नहीं बोल सकते कि मैं तो पढ़ती नहीं हूँ, मगर मेरे बच्चे को आप बोलो जी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं। जैसा माहौल आप बच्चे को दोगे वो ही सीखेगा वो। सो अगर वो माहौल में पैदा हुआ है जहाँ पापा मम्मी रोज़ सोने से पहले 2 पेज पढ़ लिए, या उनके घर में किताबें भरी हुई हैं, वो भी मांगेगा किताबें, वो भी पढ़ेगा किताबें। सो मेन चीज़ है पेरेंट्स को एक्चुअली वो माहौल क्रिएट करना है बच्चों के लिए। बिकॉज आजकल सबसे पहले पेरेंट्स तो मोबाइल पकड़ा देते हैं कि तुम चुप हो जाओ, मोबाइल देख लो। अब उसकी आदत हो गई है मोबाइल देखने की, और उससे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत आ गए हैं, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। बट द थिंग इज़ के फॉर राइटिंग, फॉर रीडिंग यू नीड टू हैव अ होम एनवायरनमेंट, बहुत ज़रूरी है। एंड आजकल आई थिंक किताबें बीच में, अगर आप मेरे से ये सवाल पूछते कुछ साल पहले, तो आई वुड हैव सेड कि थोड़ा कम हो गया है जी। अभी 1-2 साल में मेरे को लग रहा है कि पब्लिशिंग हाउसेस फिर से इंटरेस्ट ले रहे हैं किताबों में। जैसे हम लोगों को अब मिल रही हैं कमीशन के भी, लिखो तो डिफरेंट जॉनर्स पे, अब जैसे फोक टेल्स पे हम लिख रहे हैं, तो इंटरेस्टिंग है कि वापस आ रहा है। बट ऑल्सो काफ़ी सारी बुक स्टोर्स बंद भी हुए हैं। एट द सेम टाइम बुक स्टोर्स की खबर आती रहती है, बड़ी तकलीफ होती है सुन के कि बुक स्टोर बंद हो रहा है, किताबें कोई ख़रीद नहीं रहा है। बट ऑल्सो पब्लिशिंग हाउसेस ने एक चीज़ शुरू की है विच इज़ कॉल्ड ग्राफिक नॉवेल्स। जैसे हमारी अमर चित्र कथा होती थी जिससे हम लोग बहुत प्रभावित होते थे, एटलीस्ट मैं तो बहुत प्रभावित हुई थी अमर चित्र कथा से। तो ग्राफिक नॉवेल्स में आपने पूरी कहानी ग्राफिक्स के जरिए बता दी, इवन फॉर यंग एडल्ट्स, इवन फॉर टीनेजर्स ग्राफिक। बिकॉज आजकल क्या हुआ है, अटेंशन स्पैन तो खत्म हो गया ना बच्चों में। आप 2 मिनट के अंदर कुछ बता सकते हो तो वो समझ जाएगा, अगर आप लंबा खींचोगे उसको कुछ नहीं समझ आने वाला। तो ग्राफिक नॉवल में वो फटफट तस्वीरें देख के पढ़ लेगा, तो उससे आई थिंक थोड़ा बहुत फ़र्क आया है। तो पब्लिशर्स भी कोशिश कर रहे हैं, हम राइटर्स भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग लिखें जो बच्चे का अटेंशन स्पैन पकड़ सके। जी। तो आप तो बच्चों की फेवरेट राइटर अब बन रही हैं, लेकिन आपके फेवरेट राइटर कौन थे जिनकी बुक्स आपने सबसे ज़्यादा पढ़ी? अगर आप बचपन की बात करें तो हमारे पास तो चॉइस ही नहीं थी। हम तो इनेट ब्लाइटन पढ़ के बड़े हुए हैं, कोई चॉइस कहाँ थी। अब तो देखो ना बच्चों के लिए कितने राइटर्स हैं, हमारे इंडियन राइटर्स कितने बढ़ गए हैं। हमारे टाइम पे इंडियन राइटर्स तो आई डोंट थिंक कोई थे, हम तो इनेट ब्लाइटन लेते थे, इनेट ब्लाइटन ही पढ़ी और अमर चित्र कथा पढ़ी और आची कॉमिक्स पढ़ी, 3 चीज़ें बस, उसी पे बड़े पले बड़े हैं। कॉमिक्स पहले बहुत चलती थी। कॉमिक्स में जो आपने अभी कहा कि जो चित्र हैं उनके माध्यम से बच्चों को बताया जाए, तो कॉमिक्स हमने भी पढ़ी है, उसमें बहुत अच्छे से दिखाया जाता था। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि जो पुराने तरीके थे उनको वापस आ रहे हैं। हर चीज़ों में वापस आ रहे हैं। आप कपड़ों में देखो ना, जो हम पहनते थे, जो मैं स्कूल में पहनती थी, वो फ्रंट नॉट वाली शर्ट, वो वापस आ गई है। सो फैशन हमने भी किया अपने टाइम पे। तो बुक्स में भी ये है कि बुक्स में भी वापस आ रहे हैं। हाँ, अब कितना आप चेंज करोगे, द अर्थ गोज राउंड, द सर्कल ऑफ लाइफ इज राउंड, तो वो गोल घूम के कहीं ना कहीं तो आएगा ही वापस। ये तो हुई छोटे बच्चों की बात। अब हम आते हैं टीनेज पे। आपने टीनेजर्स पर भी काफ़ी स्टोरीज लिखी हैं। आपकी जो बुक आई थी ये ऑनलाइन एनकाउंटर्स एंड मोर 12 टीनेज स्टोरीज, तो इसमें टीनेज को लेकर आपने काफ़ी कहानियाँ लिखी हैं। तो कुछ थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि किस तरह से आपको अलग लगा बच्चों के बारे में लिखना और फिर छोटे बच्चों से एकदम टीनेज के बारे में लिखना। जी जी। मैं फिर से कहूँगी कि स्कूल में बच्चों के साथ डील करके, उनकी फैमिली इशू सब कुछ डील करके, तो जब ये हमको कमीशन किया गया था, कि हमको आया था कि भाई आप एक स्टोरी लिखिए, उन्होंने आई थिंक पॉइंट्स भी दिए थे कि बच्चे कैसे ओवरकम करते हैं अपनी परेशानियों को एंड ऑल। तो मैंने बहुत सोचा, अल्टीमेटली मैंने स्टोरी लिखी अबाउट अ ब्रोकन होम, अ हैप्पी होल अल्टीमेटली। फिर बट मेरी सारी कहानियाँ ना एंड में
खुशी का माहौल बना के, वो एंड हैप्पी होती है हमेशा, हैप्पी एंड हाँ, ऑलवेज हैप्पी एंडिंग। तो हैप्पी होल था कि ब्रोकन फैमिली थी, एंड बच्चे को कैसे वो बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं, फादर मदर लड़ाई करते हैं तो बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में, और उस बच्चे के दिमाग में क्या होता है, बिकॉज इतने हम देखते हैं आजकल केसेस ये स्कूल में, तो कैसे वो वेट करती है, यू नो, और जब वो आती है, एक जो मैंने लिखा वो मुझे ही बहुत छू गया कि जब छुट्टी होने लगती है तो पेरेंट्स आते हैं लेने, जब समर हॉलीडेज होते हैं, तो वो ऊपर ही नहीं देखती, शी डजंट वांट टू नो कि भाई मेरा कौन आया है मुझे लेने, मेरी माँ आई है कि मेरे पापा आए हैं, तो नीचे देखती है कि किसकी चप्पलें मुझे दिखेंगी, फादर की दिखेंगी कि माँ की, तो वो जूते देखती हुई आती है चलते हुए। तो छोटी छोटी चीज़ें, लाइक यू नो, आई डोंट थिंक एज एडल्ट्स हम इतना कई बारी सोचते हैं कि बच्चे का दिल कितना मासूम होता है और कितनी उसको तकलीफ होती होगी इन चीज़ों के बारे में। तो ये स्टोरी थी मेरी, और इसको भी काफ़ी अप्रिसिएशन मिली थी, बट एंड में क्या होता है, मम्मी पापा वापस आ जाते हैं एंड दे गेट टुगेदर, हैप्पी एंडिंग, वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए तो मेरे को बहुत, आई विल नेवर गिव एन अनहैप्पी एंडिंग। नहीं, एक्चुअली इससे एक मैसेज भी जाता है ये कि अगर आप बच्चों को ये दिखा रहे हैं कि नहीं एंड में हैप्पी हो सकता है, कहीं ना कहीं वो भी इस चीज को प्रयास करेंगे, होप रहेगी उनके अंदर कि नहीं हमारी लाइफ में भी अच्छा हो जाएगा अगर किसी के साथ इस तरह का होता है तो। कहते हैं कि अगर हम प्रयास करें तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, वही आपकी किताब भी है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये इसमें आपकी इंस्पायरिंग जो प्रोफाइल्स हैं उसके बारे में आपने लिखा, तो आपको किसने इंस्पायर किया? तो ये किताब भी मेरा बचपन का सपना था कि चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट, मैं पढ़ती थी, चिल्ड्रंस वर्ल्ड होती थी एक मैगज़ीन, पता नहीं आपने सुनी है कि नहीं, तो वो भी जैसे आपने कहा पहले क्या पढ़ते थे, चिल्ड्रंस वर्ल्ड मैगज़ीन आती थी मंथली, तो वो भी बहुत चाव से पढ़ती थी और सपना देखती थी कि कभी मैं इसके लिए लिखूंगी। अच्छा। अब वो शंकर का स्टार्ट किया वो चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट, बहुत नामी अपनी इंडिया की है ये कंपनी, एंड देन इन्होंने मेरी किताबें, अब ये भी चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट की है, तो ये हाँ ऑनलाइन इनकाउंटर्स एंड ये, सो बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला कि इन्होंने मेरी कहानियाँ समझी और छापी। इसको तो यस आपको मैनिफेस्ट करना पड़ता है, फिर ड्रीम्स सच हो जाते हैं। एंड परमवीर चक्रा एल्बर्ट एक्का वॉज एन अवार्ड विनिंग स्टोरी, इसको अवार्ड भी मिला है, एंड उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला भी कि आपकी कहानी हम सबसे पहले लिख रहे हैं, सबसे पहले डाल रहे हैं किताब में, बिकॉज हमको बहुत इंस्पायर करी ये स्टोरी। अब इस स्टोरी के पीछे कहानी क्या है कि ये माई हस्बैंड बिलोंग्स टू ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, जो पल्टन है गार्ड्स बटालियन, बहुत एलीट ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स मानी जाती है, जिसमें सारे डिफरेंट यू नो स्टेट्स के लोग, जैसे अलग अलग यूनिट्स के होते हैं ना, जैसे सिख रेजिमेंट सिर्फ सिख्स की होती है, बट ये ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स में सारे मिक्सड होते हैं। तो इसमें जो परमवीर चक्रा फर्स्ट अवार्डी था ये एल्बर्ट एक्का, यंग बॉय, और 1971 की बांग्लादेश वॉर ये कैसे जीता, एंड मर गए थे इस वॉर में, बट इनको मरणोपरांत ये मिला था परमवीर चक्रा। अब मैं कैसे इंस्पायर हुई, बिकॉज मेरी शादी जब हुई, मैं बिल्कुल बहुत यंग थी जब मेरी शादी हुई, तो जब ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स में आई तो जहाँ भी जाऊँ एल्बर्ट एक्का का स्टैचू, एल्बर्ट एक्का हॉल, एल्बर्ट एक्का ये, फिर हमारे साउंड एंड लाइट प्रोग्राम होते थे, उसमें भी एल्बर्ट एक्का की वो पूरी वॉर की कहानी वो लोग पूरी दिखाते थे कि वॉर कैसा हुआ, कैसे गया, कैसे मरा। एंड ऑल्सो मैं पूरी आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, मेरे 4 मामा जनरल हैं, आर्मी में थे, अब तो खैर नहीं रहे, चारों जनरल, और एक उनमें से महावीर चक्रा अवार्डी 71 वॉर का। तो मेरे पास ये 2 लोग थे लिखने की कहानियाँ, मैंने दोनों कहानियाँ साइड बाय साइड लिखनी शुरू करी, मामा की और एल्बर्ट एक्का की। एंड समहाउ आई डोंट नो, वेरी स्ट्रेंज, ये एल्बर्ट एक्का की कहानी बहुत तेज़ से चलने लगी, यू नो, मतलब स्मूथली चल रही थी, और मामा की कहानी थोड़ी ढीली ढीली चल रही थी। तो जब ये एल्बर्ट एक्का की कहानी फाइनली कंप्लीट ही हो गई, मैंने यही भेज दी, मैंने कहा वो तो बाद में लिख ही लेंगे, ये अभी भेज देते हैं। तो ये उसकी एक्चुअली जैसे आपने इसमें लिखा, आपको इंस्पायर किया, तो कई बार हम समझते हैं कि चीज़ें तो वही होती हैं जो लोग जानते हैं, उनके बारे में सब जानते थे, लेकिन आपने उनको अपने शब्दों में, अपनी भावनाओं के साथ लिखा, तो शायद वो ज़्यादा इंस्पायर करेगी लोगों को। टीनेज की हम बात कर रहे थे तो मुझे आपकी बुक याद आई, हग योरसेल्फ। आज
जो पॉजिटिविटी है बच्चों में कम होती जा रही है कहीं ना कहीं, चाहे स्कूल में कहें हम, बच्चे कई तरह से जो चैलेंजेस फेस करते हैं, कई बार उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं या कुछ है तो बच्चे साथ नहीं देते एक दूसरे का, पॉजिटिविटी नहीं आती हमारे अंदर, तो कैसे ला सकते हैं पॉजिटिविटी? सो ये एंथोलॉजी है हग योरसेल्फ, पेंगुइन रैंडम हाउस ने छापी थी पिछले साल, एंड हम राइटर्स को कमीशन किया था कि आप बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में लिखिए टीनेजर्स के लिए, बिकॉज आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इश्यूज, बॉडी पॉजिटिविटी इश्यूज हो रहे हैं, एंड खास करके बिकॉज आई थिंक उनको पेरेंट्स के पास भी आजकल टाइम नहीं है, डबल इनकम वाले लोग हैं सारे, तो चिल्ड्रन आर सफरिंग, किसी के साथ बात नहीं कर पाते, तो समथिंग विच कैन हेल्प द चिल्ड्रन। तो मैंने बहुत सोचा एंड आई फाइनली रोट अ स्टोरी ऑन एलोपेशिया। एलोपेशिया होता है जब बाल क्लम्प्स में आपके गिरते हैं और पैचेस, राउंड राउंड पैचेस हो जाते हैं स्कैल्प में, और वो बाल फिर कभी उगते नहीं, चाहे आप कुछ भी मेडिसिन लगा लो, इंजेक्शंस लगा लो, कुछ भी। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया था स्कूल में किसी के साथ, तो बहुत उसको इमोशनल सपोर्ट दिया था। तो ये कहीं ना कहीं जहन में हुआ होगा, बिकॉज ये पुरानी बात थी, बट जब मैंने सोचा कि पिंपल्स के बारे में लिखो या है, मैं कहा ये सब नॉर्मल है, यू नो, सो कुछ डिफरेंट लिखना चाहिए, तो फिर मैंने एलोपेशिया के बारे में लिखा। एंड जब इसकी समीक्षा हुई थी तो एक कंपनी है स्क्रोल, वेरी फेमस नोन, उनका आई थिंक बहुत मानते हैं उनके ओपिनियंस, उन्होंने ये कहानी उठाई और बोला कि ये कहानी किसी ने नहीं लिखा बच्चों के बारे में, तो ये आपने जो एलोपेशिया उठाया है ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया है और ये काबिल तारीफ़ है। तो अच्छा लगा था उस टाइम पे, एंड आई थिंक ये बुक भी बहुत काफ़ी चली है, बिकॉज हमने स्कूल्स में भी इसको काफ़ी पब्लिसाइज किया है बच्चों को। इनफैक्ट वैली ऑफ वर्ड्स में ये किताब पिछले साल लॉन्च हुई थी, तो हमने बहुत सारे स्कूल बच्चे भी बुलाए थे उसके लिए, टू हेल्प देम, यू नो, सो दैट दे कुड रीड। स्कूल के दौरान आप काफ़ी बच्चों के बीच में रही हैं, तो कभी आजकल जिस तरह के हम देख रहे हैं ना, एंजाइटी प्रॉब्लम्स बच्चों में बहुत हो रहे हैं, क्योंकि अब कई बार बच्चे किसी को चिढ़ाते हैं कि किसी का कलर डल है या कोई ज़्यादा पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो यही बोल देते हैं कि तुम्हें तो ये आता ही नहीं है, कि तुमको ये नहीं आता। इस तरीके से कुछ भी, तो बच्चे एंजाइटी प्रॉब्लम्स को भी फेस कर रहे हैं, तो आपने कुछ इस तरह की चीज़ें उस दौरान देखी? स्कूल के टाइम पे बहुत देखी, बहुत काउंसिल किया बच्चों को, क्या पेरेंट्स को काउंसिल, मैं तो वर्कशॉप्स करती थी पेरेंट्स के लिए, आई वॉज क्वाइट नोन के ये महीने में एक वर्कशॉप तो मेरी हो ही जाती थी, और पेरेंट्स आते थे, सुनते भी थे, कहते भी थे कि मैम अच्छा लगा, फिर और करिए। तो बिकॉज मेरा जो मानना है कि मैं जो भी करती हूँ आई डू इट विद पैशन, या तो करो ना, करना है तो फिर पूरा दिल लगा के करो और अच्छा करो उसको। तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों की लाइफ में, पेरेंट्स दे ऑल्सो हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स, बट उनको दोनों को मिला के, ताकि मेन थिंग इज़ कि आपने, जब मेरा फंडा ये था कि भी आपने बच्चा पैदा किया तो यू हैव टू मेक श्योर दैट द चाइल्ड इज़ हैप्पी, तो आपने बच्चे के लिए काम करना ही करना है, चाहे आप इधर उधर जहाँ भी जाओ, चाइल्ड कम्स फर्स्ट। तो स्कूल्स में भी कहीं कुछ इस तरह की काउंसलिंग या कुछ पेरेंट्स की होनी चाहिए, ताकि इस तरह का प्रेशर बच्चों से हटे। बहुत ज़रूरी है काउंसलिंग, बहुत ज़रूरी है, बहुत। मैं तो करती थी अपने स्कूल में, अब आई डोंट नो बाकी स्कूल्स में होता है कि नहीं, बट आई थिंक बाय एंड लार्ज यस, बहुत ज़रूरी है, इट्स इम्पॉर्टेंट। अडल्ट्स की बात करें अगर, तो अडल्ट्स पर भी आपने लिखा है, आपकी जो अभी नई किताब आई है अनफिल्टर्ड, तो सब कुछ ऐसा दिखता है कि जो कई बार चीज़ें कचोटती हैं अंदर, लोग सीरियस दिखाने की कोशिश करते हैं, और मुझे लगता है शायद हमारे भारत में तो है ही, लोग दिखाते हैं कि हम बहुत सीरियस हैं, कोई भी हंस के बोल के अगर बात कर लेते हैं तो बोलते हैं कि ये तो हंसता ही रहता है, इसकी क्या बात सीरियसली लेनी, तो वीकनेस कहीं ना कहीं। हाँ, तो ऐसा लगता है आपको कि होता है? बहुत लगता है मेरे को, मैं तो बहुत बोलती हूँ सबको, इंडिया में खासकर ज़्यादा हम अपने आप को बहुत सीरियसली लेते हैं, पता नहीं क्यों, ना हम अपने आप को एंजॉय करने देते हैं ठीक तरह से, वी फील गिल्टी कि हम एंजॉय क्यों कर रहे हैं, हम कुछ ऑल द टाइम काम करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, प्रूव करना है किसी को, क्यों प्रूव करना है मुझे नहीं समझ आया आज तक। तो हम हैं सीरियस, एंड बिकॉज ऑफ दिस मैं जैसे लाइन मैंने बोला, मेरा अडल्ट राइटिंग एंड मेरा चिल्ड्रंस राइटिंग आज तक पैरेलली चल रहा है, शुरू से भी चल रहा था, अभी भी वही चल रहा है। तो ये दिस बुक, दिस इज़ कॉल्ड अनफिल्टर्ड बिकॉज फिल्टर नहीं है, एंड ये आर्टिकल्स हैं मेरे जो मैंने लिखे थे, विच आई बीन राइटिंग, अभी भी लिखती रहती हूँ, कुछ
छूता है, किसी चीज़ में मेरे को कुछ नज़र आता है तो मैं फटाफट लिखना शुरू कर देती हूँ उस पॉइंट पे। तो ये सारी चीज़ें जेन्युइन चीज़ें हैं, जो एक तो छोटी छोटी क्वर्क्स हैं हम इंडियंस में। एक है जैसे हम पूछते हैं हाउ आर यू, तो आंसर वुड बी आई एम फाइन थैंक यू, बट दूसरा अगर अपनी पूरी रामकथा खोल देता है कि मेरी बीमारियां हैं, ये है वो है, तो उसके बारे में यू नो दीज काइंड ऑफ लिटिल लिटिल थिंग्स, उसको फनी तरीके से मैंने करके। देहरादून मेरे दिल के बहुत करीब है। देहरादून में आजकल जो हो रहा है, ट्रैफिक जैम्स और ये बहुत सारी चीज़ें, एक पूरा 5-6 आर्टिकल्स हैं देहरादून के बारे में, सोशल ग्रेसेस के बारे में, ऑल फनी एंड रिटन इन ह्यूमरस फॉर्म, सो दैट आई फील के यू नो पीपल शुड इन्जॉय। फिर जब ये छपने लगे न्यूज़पेपर में, गढ़वाल पोस्ट में, टाइम्स ऑफ इंडिया में मिडल्स आने लगे, बहुत ज़्यादा सराहना मिली लोगों से कि तुमने हंसा दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत लाइट हार्टेड था, तो इतना कुछ होने लगा। एंड मैं अपनी मदर को ज़रूर पढ़ाती थी। शी इज़ नो लॉन्गर विद मी नाउ, 2 साल पहले शी पास्ड अवे, बट शी यूज्ड टू रीड। सबसे पहले मैं लिखती थी तो उनको बुलाती थी कि ये तैयार हो गया है, तो जब वो हंसती थी ना तो मुझे लगता था हाँ अब ये जा सकता है पब्लिशिंग के लिए। तो शी वॉज माई फर्स्ट रीडर। तो इनफैक्ट ये बुक भी मैंने उन्हीं को डेडिकेट की है, बिकॉज आई फेल्ट ऐसे जब ये बुक छप गई तो शी वुड हैव बीन सो हैप्पी। अगर ये थोड़े कुछ में 1 साल पहले छप जाती या मैं सोचती इस किताब के बारे में, तो मैंने जो सोचा ही नहीं था। एंड तो मैंने ये उन्हीं के लिए एक्चुअली बनाई है, कहीं ना कहीं उन्होंने पढ़ी ली है ये किताब। तो एंड आई थिंक द फर्स्ट पोएम, कैन आई जस्ट रीड इट आउट? मैंने क्योंकि मैं पोइट्री भी लिखती हूँ, तो ये लाफ्टर के ऊपर है पोइट्री। द आईज लाइट अप एंड बिगिन टू ट्विंकल, द लिप्स कर्ल अप एंड अ स्माइल बिगिन्स टू फॉर्म. All of a sudden, it bursts forth like a rippling, bubbling brook, flitting across the face like a lively moth. It's the beginning of laughter. Look. And I'll just read the last one. Don't mistake those lines for wrinkles. They are laughter lines, you see. And if you have them too, how beautiful your face would be. आजकल लोग बोटॉक्स पे बहुत बिलीव करते हैं, तो आई फील ऐसे ये आपके जो नेचुरल लाइंस हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ यू, यू नो, चाहे वो लाफ्टर लाइंस हैं या जो भी हैं, दैट्स योर पर्सनालिटी, तो उसको छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। हाँ। आपने ग्रैंड मदर की बात की, आप खुद भी ग्रैंड मदर हैं, 4 आपकी ग्रैंड डॉटर्स हैं, तो वो पढ़ती हैं आपकी किताबें? बहुत ज़्यादा। मैंने इनफैक्ट जो मेरी 2 ग्रैंड डॉटर्स ट्विन्स हैं, बड़ी वाली 17 साल की हैं, अच्छा, और 2 छोटी हैं, बेटे की 2 हैं वो छोटी हैं। तो ये जो मेरी पहली वाली है, मैंने इनको अपनी बड़ी वाली ग्रैंड डॉटर्स के लिए लिखी थी, वो प्ले ग्रुप में थी उस टाइम पे हमारे ही स्कूल में। सो आई हैव रिटन दिस बुक इज डेडिकेटेड टू गायत्री एंड तारस्वी। सो दे मोटिवेटेड मी एक्चुअली। जब ये पहले 2 पैदा हुई थी, मेरी बेटी की जो बेटियाँ, तो मेरी तो मोटिवेशन बहुत बढ़ गई थी, बिकॉज आई फेल्ट, आई सेड यू नो समथिंग आई शुड लीव बिहाइंड। लोग मैंने कहा ज्वेलरी छोड़ते हैं, सोना चांदी छोड़ते हैं, आई शुड लीव बिहाइंड समथिंग जो वो कहेंगे कि हाँ हमारी ग्रैंड मदर ने ये छोड़ा। तो ये किताब भी मैंने उनके लिए, ये मेरी माँ के लिए है, बट ऑल्सो फॉर माई ग्रैंड डॉटर्स, चारों के लिए। ये मैंने चारों को जो कॉपीज़ आई थी, तो पहले 4 कॉपीज़ इनको गई हैं। मैंने कहा इनको होना चाहिए कि ये हमारी नानी और दादी ने कुछ किया है, कुछ हमारे लिए लिखा है। तो ये सब स्टोरीज विद द चिल्ड्रन इन माइंड, डेफिनेटली। तो बच्चे कहीं ना कहीं हमें, मतलब हम उनको समझ नहीं पाते हैं या कैसे भी कहें, बट इंस्पायर हमें करते हैं जरूर। ऑफ कोर्स। आपने बच्चों पर लिखा, एडल्ट्स पर लिखा, तो अब आपको फ्यूचर में आप क्या समझती हैं कि आपको और क्या लिखेंगी जिससे कि आपको लगे कि हाँ अब मैंने ये लिख लिया है और अब मैं सेटिस्फाइड हूँ? स्ट्रेंज कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि पिछले 1-2 दिन से मैं भी यही सोच रही थी कि मैं कभी लिखना बंद करूंगी। आई डोंट थिंक सो। राइटर वैसे कभी लिखना बंद नहीं कर सकता। तो कुछ ऐसा नहीं है कि मैं क्या लिखूंगी ये भी मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि मैं जो आजकल लिख रही हूँ, ये छोटे आर्टिकल्स अबाउट इश्यूज दैट बॉदर मी, सोसाइटी में, समाज में क्या क्या हो रहा है, अगर मैं, बट मैं उसको हमेशा ह्यूमरस फॉर्म में लिखूंगी। मैं ज़्यादा सीरियस उसमें नहीं लिख सकती, बिकॉज आई फील बतेरे लोग हैं, लेक्चर देने वाले, बोलने वाले सब हैं, तो इसको मैं पॉइंट दे भी देती हूँ, सुना भी देती हूँ, बट उसको अलग तरीके से वो ज़रूर लिखूंगी। बच्चों की राइटिंग चलती रहेगी, बिकॉज लोग जानते हैं मेरे को कि मैं चिल्ड्रंस राइटर हूँ, तो वो मेरे को आते रहते हैं कि भाई ये लिखो, तो वो मैं
जरूर लिखूंगी। पार्ट है आपकी लाइफ। हाँ, सो आई थिंक पैरेलली, लाइक आई सेड, पैरेलली दोनों चीजें चलेंगी। तो आप तो लिख रही हैं, लेकिन जो अब आने वाले यूथ है, हम मोस्टली देखते हैं कि एनवायरनमेंट पे लिख रहे हैं या सोशल जो कॉज हैं उन पर लिख रहे हैं, महिलाओं पर है, या जिस भी तरह की राइटिंग कर रहे हैं, तो कोई संदेश उनके लिए कि वो किस तरह से अपने आप को चाइल्ड राइटिंग की तरफ भी अट्रैक्ट करें? यू नो, आप किसी को ऐसे कुछ बोल नहीं सकते कि आप ऐसे लिखो। अगर आपको, बहुत लोग पूछते हैं हमको जब हम जाते हैं बात करने के लिए इन इश्यूज़ पे, तो बहुत लोग पूछते हैं कि हम अच्छे राइटर कैसे बने। आई फील कि जो आपको दिल में है ना वो लिखो। आप ये नहीं सोचो कि वो बिकेगा कि नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। आप पैसे के लिए नहीं लिख सकते, बट आपको जो दिल में है वो लिखो, उसको निकालो एंड उसको रीडू करो टिल इट इज़, यू नो, वट एवर यू हैव टू डू इट, उसको रीडू करो, ठीक करो, उसको तैयार करो। बट ना कि आप सोच के लिखो कि ये बिकेगा कि नहीं, आज ये वाली कहानी मेरी चल जाएगी, शायद ये स्टोरी बिकेगी, वो नहीं लिख सकते आप। सो पहले दिल से लिखना शुरू करो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जो मैं बोलूँगी और मैं हमेशा यही बोलती हूँ। नहीं, आपने कहा कि पैसों के लिए मत लिखो, लेकिन आजकल जहाँ तक देखते हैं कि बुक्स अगर सेल नहीं होगी तो घर कैसे चलेगा, मोस्ट ऑफ पेरेंट्स भी पहले सोचते थे। नहीं, बट यू नो, वेरी फ्यू राइटर्स आर अर्निंग दैट काइंड ऑफ मनी। एक चेतन भगत होएगा और एक आमिश त्रिपाठी, यही सब लोग जो कमा रहे हैं। अदरवाइज बुक्स में पैसा नहीं है इतना, इट इज़ नॉट, देयर इज़ नो मनी, बट ये सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, पैसे से कई ज़्यादा। हाँ, तो पैसा मिल गया बोनस, और जितना मिल गया ठीक है, बट एक घर चलाने की बात आई डोंट नो चल सकता है कि नहीं, आई डोंट नो, सिवाय उन दोनों 2-3 जो बहुत टॉप के राइटर्स हैं। लेकिन संतुष्टि बड़ी चीज, बहुत ज़्यादा। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ रत्ना मनोचा जी। अगली कड़ी में आपसे फिर एक नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।